एपिसोड की शुरुआत जियांग की मॉम यीफान से होती है, जिनसे मिलने के लिए जियांग के कोच आए हुए थे। कोच चाहते थे कि जियांग जल्दी से रिकवर हो जाए और फिर से अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस शुरू करे। उन्हें पता है कि यीफान इंजरी की डर से जियांग को फुटबॉल से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जियांग का टैलेंट भी तो दिखना चाहिए ना। उनके स्कूल में फुटबॉल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग स्टाफ नहीं है, फिर भी जियांग ने खुद से मेहनत करके इतना टैलेंट हासिल किया है। अगर उसे सही गाइडेंस मिलती तो उसे इंजरी नहीं होती। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा जोश में खेल रहा था, इसीलिए उसे इंजरी हुई। वो चाहते थे कि जियांग फिर से अपने स्कूल का फुटबॉल प्लेयर बनकर ना रहे, वो नेशनल टीम भी ज्वाइन करे और आगे बढ़े, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर खेले। और अगर उसकी माँ होकर वही जियांग की ड्रीम्स को नहीं समझेगी तो भला कौन समझेगा। कोच की इन बातों से यीफान भी सोच में पड़ जाती हैं। वहीं चेंग जियांग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं। आते ही वो गलती से जियांग की उसे इंजरी वाले लेग पर चोट लगवा देती है। जियांग को थोड़ा सा दर्द होता है, फिर वो चैन से एक पेन किलर मांगता है। चैन उसे यहाँ पर बोन ब्रॉथ पीने के लिए भी देती है, जो कि वो उसके लिए बनाकर लेकर आई थी। इन दिनों सॉन्ग की मॉम हाओ भी उसे कुछ ना कुछ खाने को भेज रही थी। यहाँ पर चैन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियांग को इतनी डीप इंजरी हुई कैसे और वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। तो जियांग उसे बताता है कि इस बार का मैच जीतने के लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और इसी जोश में उसे इंजरी हो गई। ये बोलकर वो सो जाता है। उसकी हालत देखकर चैन को काफ़ी बुरा लगता है कि जो लड़का कल तक हर टाइम इतना एनर्जेटिक रहता था, इतना एक्साइटेड था, वो आज डिप्रेशन में है। वो किसी से ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करना चाहता। असल में वो अंदर ही अंदर अपने प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर वाले ड्रीम को लेकर टेंशन में है। उसे डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए अगर फुटबॉल ना खेल पाई तो क्या होगा। उसी दिन चैन और उसकी मॉम लिन जियांग के घर पर जाते हैं, जहाँ पर यीफान, हाओ और लिन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यीफान तो जियांग के लिए इतना टेंशन में थी कि जब भी जियांग की बात निकलती है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। यहाँ पर वो सोच रही थी कि जियांग की हाई स्कूल को 1 साल के लिए ड्रॉप कर दिया जाए ताकि उसे एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके। अभी उसकी लेग को भी रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो वो पढ़ाई कब करेगा। जेन यीफान को ऐसा करने से मना करती हैं। वो और सॉन्ग मिलकर जियांग को ट्यूशन देंगे और वो स्टडी में जल्दी उन्हें कैचअप कर लेगा। असल में चेन को डर था कि अगर जियांग स्टडी में भी 1 साल के लिए उनसे पीछे रह जाएगा तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाएगा। वैसे ही वो अपनी लेग इंजरी के टेंशन से जूझ रहा है और वो कभी भी जियांग को ऐसे पीछे नहीं छोड़ेगी। चैन की ये बात यीफान भी मान लेती है। अगले दिन से ही अब स्कूल खत्म होने के बाद चैन और सॉन्ग जियांग को पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। जियांग को तो ज़रा भी मन नहीं करता था पढ़ने का, पर फिर भी वो दोनों उसकी आंख ज़बरदस्ती खोलकर उसका फ़ोन छीन कर उसे पढ़ाया करते थे। साथ ही उसका मूड हल्का करने के लिए चैन कभी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आती थी और कभी दोनों उसे फ्रूट्स खिलाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों में जियांग स्टडी में उन्हें कैचअप कर लेता है और फिर दिन आता है जियांग की डिस्चार्ज होने का, जहाँ पर चैन और सॉन्ग उसे हॉस्पिटल से ले जा रहे थे। रास्ते में सॉन्ग चैन को वेकेशन में सिसियू विलेज चलने के लिए पूछता है, जहाँ पर चैन के ग्रैंड पेरेंट्स का भी घर है। चैन भी इसके लिए मान जाती है और वो लोग जियांग के पूरा रिकवर होते ही वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर हॉस्पिटल से सॉन्ग जियांग की रिकवरी के बारे में अपने फादर से बात करने जाता है और चैन जियांग के पास चली जाती है, जहाँ वो उसे फुटबॉल मैच की 2 टिकट देती है। इन टिकट को पाकर वो थोड़ा खुश होता है। अब घर आने के बाद जियांग अपने पेरेंट्स को वही टिकट देता है और संडे में से उनमें से किसी एक को उसके साथ फुटबॉल मैच देखने चलने को बोलता है। तो मॉम यहाँ पर उसके फादर को साथ में मैच देखने जाने को कहती है। तो इसके बाद जियांग रूम में चला जाता है। यहाँ पर उसे स्टिक के सहारे चलना पड़ रहा था और अभी भी उसे अपने लेग में पेन हो रहा था। अपने रूम में अब अपने स्पोर्ट्स का सामान देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो रहा था। अगले दिन से रिहैब सेंटर में कोच जियांग की रिकवरी के लिए उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवा रहे थे, लेकिन जियांग पेन की वजह से ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। उसी टाइम चेन वहाँ पर आकर जियांग को इस हालत में देख लेती है। उसे ऐसे देखकर चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू छुपा लेती है ताकि जियांग को बुरा ना लगे। यहाँ पर जियांग चेन को बोलता है कि पहले जब उसे इंजरी होती थी तो वो जल्दी खुद को संभाल लेता था। बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स भी अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके थे, पर पता नहीं क्यों अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। शायद जियांग के अंदर अपनी ड्रीम को खोने का डर बन गया था और इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो अपनी कमज़ोरी को चैन और सॉन्ग के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों को ही रिहैब और हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए मना करता है। इस बात से चैन को उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो जियांग को कैसे कंफर्ट करे। जियांग तो चलने के टाइम भी चैन की हेल्प लेना नहीं चाहता था, भले ही वो चलने के दौरान बार बार गिर जाए। चैन ये चीज़ साफ देख पा रही थी कि वो धीरे धीरे अंदर से टूट चुका था। ऊपर से डॉक्टर ने भी उसे फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी इंजरी बहुत डीप थी, तो इसके
ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी रात चेन इंटरनेट से ऐसे प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती हैं जिन्होंने इंजरी के बाद भी रिकवरी की और स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वो भी इंटरनेशनल लेवल तक। अगले दिन अब चेन जियांग को स्कूल की प्लेग्राउंड लेकर जाती हैं, जहाँ पर जियांग गोल पोस्ट को देखकर इमोशनल हो रहा था। इंजरी से पहले वो उसी गोल पोस्ट पर पुल अप किया करता था, जो देखकर उसके कोच उससे इम्प्रेस थे। जियांग को ऐसे दुखी देखकर चेन उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे उन प्लेयर्स के बारे में बताने लग जाती हैं जिन्होंने बड़े इंजरी के बाद भी रिकवरी की और बाद में इंटरनेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला। अगर उन लोगों ने कर दिखाया तो जियांग भी ज़रूर कर पाएगा। उसके पास अब भी बहुत टाइम है प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए और चेन को पूरा भरोसा है उसकी हिम्मत और टैलेंट पर। चेन की ये बात सुनकर जियांग को अच्छा लगता है। उसी वजह से वो अपने अंदर फिर से कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा था। वो आज का दिन लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि चेन की वजह से आज जियांग कुछ हद तक अपने दर्द से बाहर आया और फिर से फुटबॉल ज्वाइन करने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अब संडे को जियांग और उसके फादर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद डैड यहाँ पर जियांग से उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं कि क्या वो रिकवर होने के बाद फिर से फुटबॉल खेलेगा, क्योंकि वो जब भी मैच खेलता है तो उसकी मॉम को डर लगता रहता है और इस बार जिस तरह उसे इंजरी हुई है उन्हें नहीं लगता कि उसकी माँ उसे दोबारा खेलने देगी। पर जियांग के लिए तो उसका सब कुछ फुटबॉल ही है। उसे याद नहीं है उसे कब से फुटबॉल पसंद आने लगा, पर जब से उसने होश संभाला उसने फुटबॉल ही खेला है। उसे तो वो दिन आज भी याद है जब उसे उसके फादर ने पहली बार फुटबॉल सिखाया था। इन सब के बाद वो भला कैसे फुटबॉल को छोड़ दे, वो कंटिन्यू ज़रूर करेगा। फिर दोनों बाप बेटे अब फुटबॉल स्टेडियम से बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें इरफान मिलती है। वो उन्हें घर के लिए पिकअप करने के लिए आई थी। वहीं पर वो जियांग को बताती हैं कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के कोच उससे मिलना चाहते थे। उस दिन मैच में उसने जिस तरह खेला था वो देखकर कोच उससे इम्प्रेस थे, पर उन्होंने उन्हें मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद जियांग के रिकवर होने के बाद उसे उनके पास ले जाना चाहती हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब इरफान ने जियांग की ड्रीम को सपोर्ट कर लिया था। वो जियांग को फिजिकली इंजर्ड होता हुआ देख लेगी, पर उसे मेंटल इंजरी नहीं दे सकती थी। वो जियांग को बस पहले की तरह हंसता खेलता हुआ देखना चाहती हैं और बिना फुटबॉल के तो वो टूट ही जाएगा, जो वो नहीं देख पाएंगी। अब जियांग के पास पूरी तरह पेरेंट्स का सपोर्ट आ चुका था, इसीलिए अगले दिन से वो रिहैब में अपनी पूरी जान लगा देता है। कई हफ्तों तक वो पूरी मेहनत करता है, जिसके बाद अब वो बिना स्टिक के चल पा रहा था। इसी बीच उसे एक दिन फुटबॉल मैच का एक टिकट मिलता है, जिसके बारे में वो इरफान से पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो टिकट उन्हें चेन ने दिया था। वो चाहती थी कि इरफान जियांग के साथ फुटबॉल मैच देखे ताकि जियांग को खुशी मिले, लेकिन उस दिन काम की वजह से वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर भी जियांग के लिए वो उस दिन उन्हें पिक करने के लिए आ गई थी। ये सब जानकर जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो रूम में जाकर चेन का लिखा हुआ वही पेपर पढ़ता है जिसमें उसने उन इंजर्ड प्लेयर्स के बारे में लिखा हुआ था। चेन की बात याद करके वो स्माइल करने लगता है। चेन कैसे उसे पहले की तरह नॉर्मल करने में इतने एफर्ट्स लगा रही थी, ये सोचकर उसे काफ़ी खुशी मिलती है। अब वो चेन को कॉल करके पूछता है कि उसे इतनी ईजिली फुटबॉल मैच की टिकट कैसे मिल गई, तो वो उसे बताती है कि उसने कोच से 3 टिकट मांगे थे और उन्होंने दे दिए। उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये जानकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। अगले दिन चेन जियांग को साइकिल में बैठाकर स्कूल ले जाने वाली थी। इरफान तो उनके लिए क्या बुक करना चाहती थी, पर चेन को तो जियांग के साथ साइकिल पर ही जाना था, इसलिए इरफान भी उन्हें जाने देती है। पर चेन जियांग को साइकिल पर बैठाकर खुद साइकिल को धक्का मारते हुए लेकर जा रही थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और ऊपर से जियांग उसकी स्टूपिडिटी के लिए उसे चिढ़ा रहा था। फिर भी दोनों मस्ती करते हुए स्कूल तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब जियांग पहले की तरह नॉर्मली चल पा रहा था। जल्दी वो ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस करने वाला था। जियांग इस बारे में चैन को बहुत खुशी से बता रहा था। ऐसे बातों ही बातों में दोनों पहले की तरह मस्ती मजाक करने लग जाते हैं और उन्हें मस्ती करता हुआ सॉन्ग देख लेते हैं, जिससे उसे जेलस फील हो रहा था। इसीलिए वो बिना उनसे मिले ही चले जाते हैं। अगले दिन सॉन्ग एक बुक शॉप में जाता है जहाँ वो एक बुक लेने वाला था, पर शॉप ओनर बुक की प्राइस उसे ज़्यादा बताता है। पर सॉन्ग इतने पैसे नहीं लाया था और उसे वो बुक लेनी थी। तभी वहाँ पर शी आती है और उसके बुक के पैसे दे देती है। वैसे सॉन्ग उससे पैसे तो नहीं लेना चाहता था, पर जब चैन उसे बोलती है कि वो बाद में उसे पैसे दे सकता है, तो सॉन्ग शी को अपनी बुक के लिए पे करने देता है। उसके बाद दोनों वॉक पर जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। सॉन्ग यहाँ पर शी को चैन के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बोलता है। वो चाहता था कि चैन और शी फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाए, लेकिन शी के मुताबिक अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं हो पाएगी और इसमें कहीं ना कहीं उसकी ही गलती है। अनजाने में उसने चैन को बहुत ही बुरा भला बोल दिया था, जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था। तब सॉन्ग उसे बोलता है कि शी और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है,
जबकि उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तभी शी उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए आई लाइक यू बोलती है, लेकिन उस टाइम पर उनके सामने वाली ब्रिज से एक ट्रेन गुजर जाती है, जिसकी आवाज़ की वजह से सॉन्ग को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती। तब शी बहाना बनाकर उसे बोलती है कि उसे भी उसकी तरह टॉप स्टूडेंट बनना है और स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जियान फिर इफांग और चेन के साथ एक फुटबॉल मैच में जाता है, जहां वो भी खेलने वाला था और यहाँ वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कोच से भी मिलने वाला था, इसलिए जियांग थोड़ा नर्वस था। तब चेन एक गुड लक का धागा जियांग के हाथों में बांधती है और उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखने को बोलती है। चेन की ये बात देखकर जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे अपने अंदर पूरे कॉन्फिडेंस है कि वो कमबैक कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जियांग नेशनल फुटबॉल टीम की सिलेक्शन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। सभी कोच भी उसके स्किल्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस थे। दूर से उसके पेरेंट्स और चैन उसके लिए चेयर अप कर रहे थे और उनका सपोर्ट पाकर जियांग भी आसानी से अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है। फिर उसी दिन घर आने के बाद जियांग उनके सीक्रेट बेस पर सॉन्ग से मिलता है। यहाँ पर जियांग थोड़ा सा डाउन दिख रहा था, इसीलिए सॉन्ग उसके बिहेवियर की वजह पूछता है। तब वो बताता है कि वो अपनी बॉडी में पहले की तरह एनर्जी फील नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसा लगा कि उसने आज के फुटबॉल सिलेक्शन राउंड में अपना 100% नहीं दिया है, उसने बहुत ही लो लेवल का परफॉर्मेंस किया है। पर वो ये बात सॉन्ग को चैन से बताने से मना करता है। वो नहीं चाहता था कि चैन उसके लिए और टेंशन ले। सॉन्ग भी इस बात को मान जाता है और उसे कुछ टाइम वेट करने के लिए बोलता है। उसकी इंजरी ठीक हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तभी वो जियांग के हाथ पर रेड धागा देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसे चैन ने बांधा है, क्योंकि वही सिर्फ इसे पहनती थी। अब घर जाकर सॉन्ग अपने फादर मिस्टर सॉन्ग से जियांग की इंजरी के बारे में पूछता है, क्या कोई ऐसी सर्जरी है जिससे जियांग पहले की तरह फुटबॉल खेल पाए और पहले की तरह अपनी लेग को स्ट्रॉन्ग फील कर पाए। लेकिन मिस्टर सॉन्ग के मुताबिक उन्हें नहीं लगता था कि जियांग पहले जैसा गेम खेल पाएगा, लेकिन नेचुरली चलने और फिरने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो इस इंजरी के बाद भी फुटबॉल खेल पाया तो ये कोई मिरेकल ही हो सकता है। अगले दिन जियांग को पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नेशनल फुटबॉल टीम में नहीं हुआ है। ये खबर पाकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर चैन आती है, जो उसे देखकर ही समझ गई थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी जियांग उसे थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि इंजरी से लेकर अब तक उसका साथ सबसे ज़्यादा चैन ने दिया था। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं, जो राइटिंग कंपटीशन में फेल हो गई थी। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है। वो उसकी राइटिंग को देखकर उसे क्रिटिसाइज करने लगती है। शी चाहती थी कि उसकी मॉम भी दूसरों के पेरेंट्स की तरह उसे सपोर्ट करे, उसे कंफर्ट करे, लेकिन वो तो हमेशा सिर्फ उसे क्रिटिसाइज करती रहती थी। लेकिन उसकी मॉम के मुताबिक वो उसे झूठे होप नहीं दे सकती। वो स्ट्रिक्ट ज़रूर है, पर इस तरीके से शी बाहर की दुनिया में एडजस्ट करना सीख जाएगी। स्कूल की बाहर की दुनिया उसे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी कि कोई हमेशा उसे इतना मीठा ही बोले। अगले दिन अब जब साइंस सेक्शन की सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी, तभी सॉन्ग को क्लास के बीच में ही ऑफिस बुलाया जाता है। जियांग और चैन को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि सॉन्ग को टीचर ऑफिस बुला रहे हैं। उसके कुछ देर बाद हम सॉन्ग को भागकर हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि सॉन्ग की मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। यही खबर देने के लिए उसे टीचर ऑफिस में बुलाया गया था। हॉस्पिटल में सॉन्ग को उसके फादर मिस्टर कॉन्ग से खबर मिलती है कि उसकी मॉम जब हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, तब एक पेशेंट को एडमिट किया गया था। उस पेशेंट की हालत इतनी ख़राब नहीं थी जितना कि उस पेशेंट के रिलेटिव सोच रहे थे। जब उस पेशेंट के रिलेटिव डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो हाउ उन्हें रोकने के लिए गई। तब एक पेशेंट ने हाउ को धक्का दे दिया और तब उनका सर एक बेड से जाकर लगा, जिस वजह से वो अब कोमा में और उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। रात को चैन को भी अपनी मॉम से इस सब के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ हाउ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर इस टाइम किसी बाहर के पर्सन को हाउ से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ऊपर से सॉन्ग घर नहीं जाना चाहता था, उसने कुछ भी खाया नहीं था, इसीलिए लिन और कॉन्ग बाहर खाना लेने के लिए जाते हैं और चैंग सॉन्ग के पास रुकती हैं। यहाँ पर सॉन्ग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन अपनी मॉम को इस हालत में देखना पड़ेगा। वो किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहता था। तब चैन उसे अपने चाइल्डहुड के उस टाइम के बारे में बताती है, जब वो किसी बीमारी की वजह से महीनों तक हॉस्पिटल में थी। उसे अब भी ठीक से नहीं पता कि तब उसे क्या हुआ था, पर उसे इतना याद है कि उस टाइम पर उसके पेरेंट्स उसके फिक्र में सिर्फ रोते रहते थे और दुखी रहते थे। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। उन्हें दुखी देखकर वो भी खुश नहीं रह पाती और आज हाओ उसकी जगह पर है। अगर वो लोग उनके लिए रोएंगे, दुखी होंगे, तो हाओ भी खुश नहीं रह पाएगी। इस टाइम पर उन्हें खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सॉन्ग को कहीं ना कहीं चैन की बात सही लगती है। अगले दिन अब जियांग को चैन से हाओ की कंडीशन के बारे में खबर मिलती है। उसके पेरेंट्स ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी। उसने नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट इतना बड़ा होगा। साथ ही उन्हें लग रहा था कि सॉन्ग आज उनके साथ स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि वो कल पूरी रात हॉस्पिटल में था। लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है उनके साथ स्कूल जाने के लिए। स्कूल में
सभी को सॉन्ग की मॉम के एक्सीडेंट के बारे में खबर मिल चुकी थी। सभी लोग बस इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी सिंजी और लिटियन उन्हें स्टडी पर फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन बातों से सॉन्ग को तकलीफ हो। वहीं जियांग और चेन सॉन्ग का मूड ठीक करने के लिए उसे क्लासरूम के बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ पर शी उन्हें मिलती है। शी यहाँ पर सॉन्ग से उसकी मॉम के बारे में पूछने के लिए आई थी, इसीलिए चेन और जियांग वहाँ से चले जाते हैं ताकि शी उनके सामने अनकंफर्टेबल फील ना करे। शी यहाँ पर उसे बोलती है कि अगर वो उस पर्सन पर केस करना चाहे जिसकी वजह से उसकी मॉम का ये एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अपनी मॉम से बात करेगी। उसकी मॉम बहुत ही अच्छी लॉयर है, केस के बाद उन्हें कंपनसेशन भी मिल सकता है। पर सॉन्ग को ये सब नहीं करना था, उसे तो बस अपनी मॉम सही सलामत चाहिए थी। फिर भी वो शी के इस एफर्ट के लिए उसे थैंक यू बोलता है। कुछ दिनों बाद हाउ अब कॉमा से बाहर आ जाती हैं। वो अब खतरे से बाहर थी, लेकिन उनकी लेग्स की नर्व डैमेज हो चुकी थी और पहले की तरह उनसे चलने फिरने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। यहाँ पर मिस्टर कॉन्ग सॉन्ग के सामने खुद को बहुत ही स्ट्रांग दिखा रहे थे ताकि सॉन्ग कमज़ोर ना पड़े। भले ही वो उसके सामने रो नहीं रहे थे, पर उसे पता था कि उसके फादर इतनी बुरी हालत में मॉम को नहीं देख पा रहे हैं। वो अंदर से टूट चुके हैं और चुप चुप कर रोते हैं। इसीलिए सॉन्ग डिसाइड करता है कि वो भी हर चीज़ में अपने फादर की हेल्प करेगा। रात को वो अपने डैड से स्कूल ट्रांसफ़र करने के बारे में बोलता है। न्यू स्कूल की टाइमिंग अलग होगी, स्कूल भी हॉस्पिटल के पास है और तब वहाँ वो अपनी मॉम का ख्याल भी रख पाएगा। उसके फादर उसे स्कूल ट्रांसफ़र करने से मना करते हैं, इससे उसकी स्टडी पर फ़र्क पड़ेगा और उसकी मॉम का ख्याल रखने के लिए आंटी, ग्रैंडमा और वो खुद मौजूद हैं। पर सॉन्ग के मुताबिक आंटी की अपनी फैमिली है और ग्रैंड मदर अभी ओल्ड है, साथ ही उन्हें भी अपने काम पर ध्यान देना है। ऊपर से उसकी मॉम को बिल्कुल भी दूसरों पर बोझ बनना पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी अपनी फैमिली काफ़ी है उनका ख्याल रखने के लिए। और न्यू स्कूल में भी वो आराम से टॉप कर सकते हैं, वैसे भी उसे लोकल यूनिवर्सिटी में ही जाना है। ये सब सुनकर कॉन्ग उसकी बातों पर एग्री करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी स्कूल ट्रांसफ़र के बारे में वो हाउ को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगी। अगले दिन सॉन्ग अपने स्कूल ट्रांसफ़र के बारे में चेन और जियांग को बताता है। ये बात सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल के लास्ट ईयर में सॉन्ग उनसे दूर चला जाएगा, पर दोनों ये भी समझ पा रहे थे कि अभी सॉन्ग मजबूर है, उसे अपनी स्टडी पर भी ध्यान देना है और अपनी मॉम का भी ख्याल रखना है। वो अपने फादर पर पूरा बोझ नहीं डाल सकता था। टीनेज में ही अब सॉन्ग को एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही थी। अगले दिन अब तियाने हाई स्कूल में सॉन्ग का लास्ट दिन था। पूरी क्लास और उनके टीचर भी उसके ट्रांसफ़र से दुखी थे। जाते जाते लिटियन उसे कुछ नोट्स देता है ताकि न्यू स्कूल की स्टडी में उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। चेन और जियांग तो उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने के लिए आना चाहते थे, लेकिन सॉन्ग उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। असल में वो नहीं चाहता था कि जब वो स्कूल से हमेशा के लिए निकल जाए उसके आंसू कोई भी देखे। जिसके बाद सॉन्ग सबको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर जब वो स्कूल से बाहर जा रहा था तभी शी भागते हुए क्लासरूम से बाहर आती है, पर पता नहीं क्यों वो सॉन्ग को बाय नहीं बोल पाती, बस उसे स्कूल से जाते हुए देखती रहती है। उसे सॉन्ग को अपनी फीलिंग्स बतानी थी, लेकिन आज तक वो हिम्मत नहीं कर पाई और पता नहीं कभी वो उसे मिलकर अपनी फीलिंग बता भी पाएगी या फिर नहीं। लेकिन हम ही देख पाते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम में साइंस स्ट्रीम से सॉन्ग ने और आर्ट स्ट्रीम से शी ने टॉप किया था। जैसे कि डेस्टिनी उनकी किस्मत के साथ साथ उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सॉन्ग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। वो अपने नए स्कूल जाता है, स्कूल से हॉस्पिटल आता है, अपनी मॉम का ख्याल रखता है, उनको एक्सरसाइज करवाता है और अपनी पढ़ाई भी करता है। वो इतना बिजी था कि कई दिनों तक चेन और जियांग ने उसे देखा भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज हाउ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें अब भी व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स को अभी कोई आइडिया नहीं था कि वो कब तक पहले जैसे चल पाएंगे। यहाँ पर हाउ को हॉस्पिटल से पिक करने के लिए ये फान और लिन आए थे, जो कि हंसी मजाक करते हुए उसका मूड भी ठीक कर रहे थे। उनकी कॉलोनी पहुँचते ही लिटियन की मॉम मिस लू भी आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे से हाउ का वेलकम करती है। आज हमें उनके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो भले ही एक स्ट्रिक्ट मॉम हो, लेकिन वो किसी के लिए भी बुरी फीलिंग्स नहीं रखती। जिसके बाद सॉन्ग और मिस्टर कॉन्ग बाकी लोगों के साथ मिलकर हाउ को घर में लेकर जाते हैं। घर आने के बाद बातों ही बातों में सॉन्ग के मुंह से गलती से स्कूल ट्रांसफ़र वाली बात निकल जाती है, जिससे हाउ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो सब पर बोझ बन चुकी है। उसकी वजह से उनके बेटे को स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा। अगर उनकी वजह से उसकी पढ़ाई ख़राब हुई तो वो खुद को कैसे माफ़ करेंगे। ऊपर से डैड ने सॉन्ग को ऐसा करने से रोका भी नहीं, पर कॉन्ग के मुताबिक उनका बेटा बड़ा हो चुका है, वो सेंसिबल है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। उनकी ऐसी बातों से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें घर से बाहर चले जाने को कहती है। उनके जाने के बाद वो गुस्से में अपने लेग्स पर स्लैप करती हैं, क्योंकि वो खुद को बहुत ही होपलेस फील कर रही थी। दूसरी तरफ हम जियांग और चेन को देखते हैं,
जो कि हाउ के लिए एक रोज फ्लावर पॉट लेकर जा रहे थे ताकि उनका मूड थोड़ा सही हो सके। तभी उन्हें अपनी कॉलोनी के पास कुछ जलने की स्मेल आती है। उन्हें समझ में आ गया था कि ये स्मेल सॉन्ग के घर से आ रही है। अब दोनों भागकर सॉन्ग के घर जाते हैं। घर के अंदर से बहुत सारा धुआं आ रहा था और डोर भी अंदर से लॉक था। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पर सॉन्ग और मिस्टर कॉन्ग आ जाते हैं, जो दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि हाउ गैस पर कुकिंग कर रही थी, जिस दौरान वो व्हीलचेयर से गिर गई और उठ नहीं पाई और खाना जलने से घर में धुआं हो गया था। जियांग और सॉन्ग घर की सभी विंडोज खोल देते हैं और गैस को ऑफ करते हैं। फिर वो हाउ को व्हीलचेयर पर बैठाते हैं, लेकिन यहाँ वो रोते हुए और चिल्लाते हुए चेन और जियांग को घर से चले जाने के लिए बोलती हैं। उन्हें इस तरीके से देखकर दोनों समझ गए थे कि कोई बात हाउ को बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, इसीलिए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी हाउ रो रही थी क्योंकि उन्होंने वहीं पर यूरिनेट कर दिया था और वो खुद को अपने बेटे के सामने इतना हेल्पलेस नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो रो रही थी। इसी वजह से उन्होंने जियांग और चेन को भी घर से बाहर जाने के लिए बोला था। फिर कॉन्ग हाउ को वॉशरूम में लेकर जाता है और सॉन्ग रोते रोते फ्लोर को क्लीन करने लगता है क्योंकि वो अपनी मॉम को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। इसके बाद हम जियांग और चेन को देखते हैं, जो कि हाउ की कंडीशन के बारे में लिन से बात कर रहे थे। उन्होंने हाउ को कभी भी ऐसे हेल्पलेस नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा उनकी माँ की तरह केयर की थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आंटी हाउ की हेल्प कैसे करे। यहाँ पर लिन के मुताबिक हाउ हमेशा से एक ऐसी पर्सन है जो कि सब कुछ खुद करना चाहती हो। अगर कोई उसकी हेल्प करता है तो वो उसे पसंद नहीं आता और वो खुद को बोझ समझ रही है, इसीलिए वो अंदर से टूट चुकी है। पर लिन ने हाउ की हेल्प करने के लिए कुछ तो सोच रखा था। अगले दिन सॉन्ग एक इंडक्शन स्टोव लेकर आता है और उसे हाउ के हाइट के हिसाब से एक टेबल पर रख देता है ताकि वो वहाँ पर आराम से खाना बना सके। सॉन्ग एक हेल्पर रखने की भी सोच रहा था, लेकिन वो हेल्पर रख नहीं पाता क्योंकि इस तरीके से उसकी माँ को और ज़्यादा तकलीफ होगी। इस बात को लिन भी समझती थी, इसीलिए उस दिन वो खाने का सामान लेकर हाउ के घर पर आती है और उसे उनकी बनाई हुई पोक की रेसिपी सिखाने के लिए कहती है। वो बहाने से हाउ को बोलती है कि चेन को उसके हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए उसे हाउ से रेसिपी सीखनी पड़ रही है। लेकिन ये सिर्फ उनका एक प्लान था। इस तरीके से वो हाउ की केयर भी कर पाएंगे और हाउ खुशी खुशी आराम से खाना भी बना पाएगी, जो कि उन्हें अपनी फैमिली के लिए करना बहुत ही पसंद है। इस तरीके से हाउ थोड़ी खुश तो होती है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बेटे सॉन्ग के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे चेन के लिए फ्लावर्स खरीदने के लिए भेज देती है क्योंकि चेन भी उनके लिए फ्लावर लेकर आई थी। वहीं सॉन्ग जब चेन के लिए फ्लावर्स खरीद रहा था तब उसे याद आता है कि उसे तो कैमोमाइल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो लंबे टाइम तक मुरझाते नहीं है, किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली बड़े हो जाते हैं। इस तरह वो फ्लावर गिफ्ट करने वाले पर्सन को एक मैसेज भी दे पाते हैं कि कभी भी मुरझाना नहीं है, इसीलिए सॉन्ग चेन के लिए भी वो फ्लावर ले लेता है। पर जब वो चेन को फ्लावर्स देने के लिए जा रहा था तब उसे जियांग के साथ देखता है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं होती चेन को फ्लावर गिफ्ट करने की। वो उनके सामने बहाना बनाता है कि वो ये फ्लावर अपनी मॉम के लिए लेकर जा रहा था। साथ ही वो चेन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने आज उसकी मॉम के हाथ का बना खाना मांगा और उनके लिए खाना बनाकर वो बहुत खुश है। उसने काफ़ी दिनों बाद आज अपनी मॉम को थोड़ा सा खुश देखा। उसके बाद सॉन्ग अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर यहाँ पर चेन को जियांग के साथ हंसी मजाक करता हुआ देखकर वो जेलस हो रहा था। ऊपर से वो चेन को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। वहीं जियांग और चेन एक जगह पर बैठकर सिसियू विलेज की बात करने लगते हैं। चेन के मुताबिक उसका विलेज इस सिटी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर सुकून और चैन है, वहाँ के फ्रूट्स भी बहुत ही अलग होते हैं। तब जियांग नेक्स्ट वेकेशन में उसकी चेन की और सॉन्ग की फैमिली के साथ वहाँ पर जाने की बात कहता है। इस तरीके से उनकी आंटी हाओ का भी मूड अच्छा हो जाएगा। इस बीमारी में वैसे भी उन्हें एक छोटे से वेकेशन की ज़रूरत है। चेन भी जाने के लिए रेडी थी अगर सॉन्ग की फैमिली भी चले तो, पर उन्हें मनाना सॉन्ग और जियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जियांग भी इस बात के लिए मान जाता है। लेकिन सबसे पहले वो चेन के साथ उसके घर जाकर उनकी फैमिली का ओल्ड एल्बम मांगता है क्योंकि वो एक सरप्राइज प्लान बना रहा था जिसके बारे में उन्हें बाद में बताएगा। पर चेन के पास जो एल्बम थी उसमें सिर्फ उसकी फ़ोटो भरी पड़ी थी। उसके पेरेंट्स या उनके कॉलेज टाइम की एक भी फ़ोटो एल्बम में नहीं थी, इसलिए वो सॉन्ग को कॉल करके उसके घर का ओल्ड एल्बम लाने के लिए कहता है। वहीं हाँ सॉन्ग को ओल्ड एल्बम लेने की परमिशन दे देती है, जहाँ पर सॉन्ग मौका देखते हुए उन्हें वेकेशन पर सिसियू विलेज चलने के लिए कहता है। पहले तो हाउ किसी भी वेकेशन में जाने से मना करती है, पर सॉन्ग उन्हें बोलता है कि उसे भी बहुत मन है वहाँ पर जाने का, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए इस ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। फिर सॉन्ग हाउ को कंप्यूटर क्लास लेने को कहता है। उसने कंप्यूटर स्टडी के कुछ नोट्स भी बना लिए थे, वो अपनी मॉम को देता है। वैसे भी हाउ पूरी तरीके से ठीक होने के बाद ही जॉब पर जा सकती थी, इसलिए वो चाहता था कि इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ स्किल सीख ले। इस मामले में सोचने के लिए हाउ को थोड़ा सा टाइम चाहिए था, फिर भी वो सॉन्ग से उसके कंप्यूटर के नोट्स ले लेती है। इधर सॉन्ग जब जियांग के घर पर जा रहा था
वो उनके घर के बाहर रुककर चेन और जियांग की रूम की तरफ देखता है, जो कि बिल्कुल आमने सामने थे। और कई दिनों से उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं वो दोनों रिलेशन में तो नहीं है। इसीलिए वो लीटियन से मिलकर बहाने से इसके बारे में सवाल पूछता है। वो उनमें से किसी का भी नाम नहीं लेता, बस ये बोलता है कि ए, बी और सी तीनों दोस्त हैं। ए को बी पसंद है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। ऊपर से बी और सी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, तो क्या वो बी और सी रिलेशन में हो सकते हैं? तब ए को क्या करना चाहिए? वैसे बी ने बोल कर रखा है कि वो सी की सिर्फ अच्छी दोस्त है। तब इस मामले में लीटियन का कहना था कि अगर बी ने खुद बोला है कि वो सी की सिर्फ दोस्त है, तो ए को जल्दी से अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। भले ही सॉन्ग ने उसे डायरेक्टली खुद ना बताया हो, लेकिन लीटियन समझ चुका था कि वो अपने चेन की और जियांग के बारे में पूछ रहा है। इसीलिए ज़्यादा टाइम वो सॉन्ग और जियांग को ए और सी बोलकर चिढ़ाता है। जियांग को उनकी कन्वर्सेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता और सॉन्ग भी बहाना बनाकर बात को घुमा देता है। दूसरी तरफ चेन को लिन वेकेशन में चलने के लिए पूछती है, पर चेन उन्हें मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन तीनों की फैमिली सिसु जा रही है उनके पुराने घर में, तब वो भी जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन वो लोग अब सिसु विलेज पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी अपनी अपनी मस्ती में लग जाते हैं। सॉन्ग के फादर तो कॉलेज टाइम की तरह सभी की फोटोज लेने लगते हैं। यहाँ आकर हाव का मूड भी थोड़ा सा सही हो गया था। यहाँ पर तीनों दोस्तों के पेरेंट्स भी उनकी तरह स्कूल टाइम से एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, और आज उन्हें एक साथ इस तरीके से मस्ती करते और फोटो लेता हुआ देखकर चेन को बहुत ही अच्छा लगता है। रात को भी वो लोग वहाँ पर एक साथ डिनर पार्टी करते हैं और साथ ही वहाँ पर इफान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जियांग प्रोजेक्टर पर उनके कॉलेज टाइम के पुराने फोटोज उन्हें दिखाता है, और यही जियांग का प्लान था उसकी मॉम के बर्थडे के लिए। इसीलिए वो पुराने एल्बम सभी से मांग रहा था। अपने पुराने फोटोज देखकर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर इफान चेन को भी एडवाइस देती है कि अगली बार से वो भी अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करे। चेन तो करने के लिए रेडी थी, पर पता नहीं क्यों लिन उसे ऐसा करने से मना करती थी। अगली सुबह अब जब चेन घर के बाहर आती है तो जियांग रूफ पर बैठा हुआ था। फिर वो भी लेडर की हेल्प से रूफ पर उसके पास आकर बैठ जाती है। वहाँ पर जियांग को कुछ ऐसे रूफ टाइल्स मिलते हैं जिन पर चेंग ने चाइल्डहुड के टाइम पर अपनी कुछ विशेष लिखी थी। उन्हें पढ़कर वो उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी जियांग एक ऐसे टाइल को नोटिस करता है जिसमें चेन ने लिखा था कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से दुखी नहीं होने चाहिए। चेन के मुताबिक वो उसने तब लिखा था जब वो बीमार थी और उसके पेरेंट्स उसकी टेंशन में हमेशा दुखी रहते थे। इसके बाद टॉपिक को चेंज करते हुए जियांग कुछ नई टाइल्स चेन के पास रखता है, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी विशेष लिखने लग जाते हैं। फिर बातों ही बातों में चेन को जियांग से पता चलता है कि वो अपनी मॉम का बर्थडे हमेशा शॉकिंग तरीके से ही मनाता है। एक बार तो उसने हॉस्पिटल में हैप्पी बर्थडे मॉम का पोस्टर लगा दिया था, जिसके बाद सभी डॉक्टर से लेकर पेशेंट्स उन्हें बर्थडे विश कर रहे थे। जियांग के मुताबिक उनकी मॉम भले ही ऐसा बोलती है कि उन्हें बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना, लेकिन अगर हम उनके लिए बर्थडे पार्टी प्लान करें तब उन्हें ज़रूर अच्छा लगता है, क्योंकि सभी मॉम्स ऐसे ही होती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस कर खुद की इंपॉर्टेंट डेज को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। जियांग की ये बात सुनकर चेन भी डिसाइड करती है कि वो भी अब से हर साल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। वहीं सॉन्ग हाओ को बीच पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अगले दिन वो लोग अब घर पर आते हैं, जहाँ पर चेन यही सोच रही थी कि वो अपनी मॉम का बर्थडे के लिए क्या प्लान करे। उसके फादर तो काम की वजह से ज़्यादातर टाइम घर से दूर रहते थे, इसलिए वो अपने फादर हुआन को कॉल करके मॉम के बर्थडे के दिन घर पर आने के लिए कहती है, ताकि उसकी मॉम को अकेला फील ना हो। अगले दिन फिर चेन सॉन्ग के साथ जियांग के पास जाती हैं, उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो भी उसकी मॉम के ओल्ड फोटोज़ के साथ एक वीडियो बना दे और उनके ओल्ड फोटोज़ अच्छे से डेवलप कर दे। पहले तो जियांग इस काम के लिए नहीं मान रहा था, पर चेन उसे रिस्पेक्टफुली बिग ब्रदर बोलती है, तब वो उसका काम करने के लिए मान जाता है। अब उनके पेरेंट्स की ओल्ड फोटोज़ को लेकर जियांग उन्हें एक अजीब सी बात बोलते हैं कि हमेशा सॉन्ग के फादर मिस्टर कॉन्ग ही सभी की फ़ोटोज़ लिया करते थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा लिन की फ़ोटो ली थी और उनकी फ़ोटोज़ ही सबसे ज़्यादा अच्छी थी। फ़ोटोज़ में भी वो काफ़ी खुश दिख रही थी, तो शायद हो सकता है कि स्कूल टाइम में लिन और कॉन्ग कपल हो, लेकिन मिस्टर कॉन्ग की शादी हाउ से हो गई, नहीं तो आज चेन और सॉन्ग भाई बहन होते। जियांग की ऐसी बातें सोचकर ही दोनों का दिमाग हिल जाता है और दोनों इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, क्योंकि जियांग को मजाक मजाक में कभी कुछ भी बोल देता था। लेकिन घर आने के बाद सॉन्ग जियांग की बात को बार बार सोच रहा था और उसी दिन उसकी मॉम उसके फादर को चेन की मॉम का नाम लेकर चिढ़ा रही थी। वो बोल रही थी कि शायद तुम अपने प्यार को भूल नहीं पाए हो।
अपनी माँ की ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसकी क्रश चेन है और कहाँ कॉलेज टाइम में उसके फादर की क्रश लिन हुआ करती थी। यहाँ तो ऐसे हो रहा था कि जैसे दोनों बाप बेटे एक ही माँ बेटी के प्यार में हैं। अगले दिन अब जियांग चेन को उसकी मॉम की ओल्ड फोटोज को अच्छे से डेवलप करवा कर दे देता है। उन फोटोज को देखकर वो बहुत ही खुश थे, जिनमें उसकी मॉम बहुत ही सुंदर और यंग लग रही थी। तब वो ड्रेस पहना करती थी और अच्छे से रेडी होती थी। पर जब से उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उन्हें जॉब पर जाना पड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई और वो खुद पर टाइम ही नहीं दे पाती। इसीलिए चैन को ऐसा लगता है कि उन लोगों के पैदा होने के बाद अपने पेरेंट्स से उनकी यूथ और फ्रीडम को छीन लिया है। तो जियांग अचानक से उससे पूछता है कि उनके बच्चे होने के बाद वो दोनों कैसे रहेंगे। इस सवाल से तो दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए थे। जियांग भी समझ नहीं पाया कि अचानक उसने चैन से क्या सवाल पूछ लिया। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर करते हुए वो चैन को बर्थडे केक के बारे में पूछने लगता है। कुछ देर बाद दोनों केक शॉप पर जाते हैं, जहाँ चैन के फादर हुआन उसकी मॉम लिन के बर्थडे पर घर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने केक के पैसे चैन को भेज दिए थे। उन्हीं पैसों को लेकर चैन जियांग के साथ मिलकर एक केक को पसंद करती है और उसे बर्थडे के लिए ऑर्डर कर देती है। केक शॉप में डिस्प्ले में रखा हुआ केक चैन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसे वो टेस्ट करना था, लेकिन शॉप की ओनर केक को पूरा सेल करती थी और वो बहुत ही महंगा था। जियांग दूसरी शॉप पर भी उसकी जैसा केक ढूंढना चाहता था ताकि चैन उसे खा पाए, लेकिन चैन इसके लिए मना कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।